हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज इस लेक्चर में हम बैक्टीरिया को डिटेल में देखेंगे कि किस तरह के बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं, बैक्टीरिया के क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होते हैं और क्या क्या हमें उनसे जो बैक्टीरिया हैं उनसे हमें क्या क्या डिसीज़ होती है, यानी कि हमारे लिए कितने नुकसानदायक होते हैं। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में आज देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि जो बैक्टीरिया है एक्चुअल में क्या है। बैक्टीरिया वो प्रोकैरियोट है। बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट होते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें ये जानना है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं। और प्रोकैरियोट है यानी कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो होगा, यानी कि जो न्यूक्लियस होगा उनका, वो वेल डेवलप नहीं होगा। यानी कि न्यूक्लियस जो होगा वो, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे कि वहाँ पर न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है, यानी कि नॉट वेल डेवलप न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है। तीसरी चीज़ ये याद रखनी है कि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं डीएनए में, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं या प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के अंदर एब्सेंट होंगे। अगली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि इनके डीएनए जो होता है वो नेक्ड डीएनए होता है। डीएनए जो होता है वो नेक्ड डीएनए होता है, और इस नेक्ड डीएनए को हम जीनोफोर या फिर न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो जो नेक्ड डीएनए होता है इसको जीनोफोर हम कहते हैं या फिर न्यूक्लियोइड हम कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगली चीज़ यह ध्यान देना है आपको कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है, वहाँ पर 3 कवरिंग पाई जाती है, आपको ये ध्यान देना है। 3 कवरिंग पाई जाती है, 3 कवरिंग पाई जाती है। सबसे आउटर कवरिंग जो होती है, सबसे आउटर कवरिंग जो होती है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। सबसे आउटर कवरिंग ग्लाइकोकेलिक्स होती है। मिडिल कवरिंग जो होती है, मिडिल कवरिंग जो होती है उसे हम कहते हैं सेल वॉल। और इसके इनर कवरिंग होती है, इनर मोस्ट कवरिंग, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो आउटर कवरिंग ग्लाइकोकेलिक्स होती है, उसके बाद में मिडिल जो होती है उसे सेल वॉल कहते हैं, और इनर कवरिंग जो होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना है। अब उसके बाद और चीज़ें हम देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में। इस तरह का एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है। ये बैक्टीरियल सेल देखिए आपने, तीन कवरिंग होती है। सबसे आउटर मोस्ट क्या है, ग्लाइकोकेलिक्स है। ये सबसे बाहर वाली जो है ये ग्लाइकोकेलिक्स लेयर है। उसके बाद सेकंड लेयर जो दिख रही है आपको, ये है सेल वॉल, और ये इनर लेयर जो दिख रही है इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक। अब ये ध्यान देना है कि जो ग्लाइकोकेलिक्स लेयर है ये 2 तरह की हो सकती है। अगर ये टफ होती है, टफ एंड हार्ड होती है, तो इसे हम कहते हैं कैप्सूल।
और अगर ये लूज होती है तो इसे हम कहते हैं स्लाइम लेयर। क्लियर। और ये बनी होती है जनरली पॉलीसेकेराइड की। क्लियर। ये पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, ये आपको याद रखना है। अगली चीज़ जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया के अंदर, वो बनी होती है अमीनो एसिड प्लस पॉलीसेकेराइड। अमीनो एसिड प्लस पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इसी को हम कह सकते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन, क्योंकि इसमें म्यूरामिक एसिड होती है। क्लियर। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो होती है यहाँ पर, ये सेल मेम्ब्रेन किसी के भी अंदर प्रोकैरियोट या यूकैरियोट सभी के अंदर लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। क्लियर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया होता है, इसकी सरफेस पर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जनरली सेल मेम्ब्रेन से एराइज होते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं फ्लैजिला। बैक्टीरिया की सरफेस पर कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें फ्लैजिला कहते हैं। कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं इनके पास। इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। ये होती है पिलाई और ये होती है फिमरी। यह होती है पिलाई और ये होती है फिमरी। अब देखिए फ्लैजिला जो होते हैं वो जनरली जो बैक्टीरिया होता है उसकी मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया जो चल पाता है वो फ्लैजिला के कारण चल पाता है। वहीं अगर हम बात करें पिलाई की, तो जो पिलाई होती है वो जो होती है बैक्टीरिया के जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, यानी कि अपोजिट बैक्टीरिया से अटैचमेंट में हेल्प करती है। जो फिमरी होती है, ये जो फिमरी होती है ये बैक्टीरिया को किसी रॉक्स या सॉलिड मटेरियल से अटैचमेंट में हेल्प करता है, रॉक से अटैचमेंट में हेल्प करता है। क्लियर। उसके बाद में आपको ध्यान देना है कि जो बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला का अरेंजमेंट होता है ये वेरिएबल हो सकता है। फ्लैजिला का अरेंजमेंट जो होता है बैक्टीरिया के अंदर वो वेरिएबल हो सकता है, यानी कि अगर जो बैक्टीरिया हैं उनमें फ्लैजिला का अरेंजमेंट अगर पूरी बॉडी पर भी हो सकता है, किसी बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला एब्सेंट भी हो सकते हैं, किसी के अंदर 2 फ्लैजिला भी पाए जा सकते हैं, किसी के अंदर बहुत सारे फ्लैजिला भी पाए जा सकते हैं, यानी कि अलग अलग अरेंजमेंट बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला का हो सकता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए अगली चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो पिलाई और फिमरी होती है ये बैक्टीरिया की मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं, परंतु ये बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। क्लियर। ये भी सरफेस स्ट्रक्चर ही होते हैं। अब देखिए क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स है, तो उनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है, यानी कि गोल्जी बॉडी हुई, उसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ या फिर लाइजोसोम हुआ, वैक्यूल हुआ, ये सब एब्सेंट होते हैं जनरली बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि प्रोकैरियोट सेल है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए इस तरह का होता है और सेल में बिखरा हुआ होता है, स्कैटर्ड होता है डीएनए। डीएनए क्या होता है,
स्केटर्ड होता है, यहाँ पर स्केटर्ड डीएनए पाया जाता है। और डीएनए कैसा होता है? नेक्ड डीएनए होता है, यानी कि इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। यहाँ पर राइबोसोम पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। किससे राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S। तो यहाँ पर 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, जिसकी यूनिट होती है 50S और 30S, यानी कि लार्जर यूनिट होती है, लार्जर सब यूनिट 50S होती है और स्मॉलर यूनिट 30S होती है। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया के अंदर और चीज़ों की, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए पाया जाता है, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। और ये जो प्लाज्मिड होता है, ये वेक्टर की तरह काम करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो ये वेक्टर की तरह काम करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। इस प्लाज्मिड को हम, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए है, तो अगर हम बैक्टीरिया से अगर निकाल भी लेते हैं इस प्लाज्मिड को, तो बैक्टीरिया पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर? अब अगली चीज़ ये देखना है कि जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया के अंदर, ये जनरली इस तरह से फोल्डिंग बनाती है, कई जगह पर क्या करती है? फोल्डिंग बनाती है, और इस फोल्डिंग को हम कहते हैं मीजोसोम। इस फोल्डिंग को हम कहते हैं मीजोसोम। ये मीजोसोम क्या करता है? जो मीजोसोम होता है, ये जनरली सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है, और सरफेस एरिया बढ़ने के कारण इसमें अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पायरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, और रेस्पायरेटरी एंजाइम यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया के लिए। मेनली रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और इसके बहुत सारे और भी फंक्शन होते हैं जो आपको याद रखना है। जब सेल वाल का फॉर्मेशन होता है, तो सेल वाल के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। उसके बाद में जो ये बैक्टीरिया है, ये जनरली और किस चीज़, ये जो मीजोसोम है, ये जब दो बैक्टीरियल सेल डिवाइड होती है, जब दो बैक्टीरियल सेल डिवाइड होती है, तो उनमें जब डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि जब दो सेल, एक सेल जो होगी वो दो में डिवाइड होगी, तो जब डॉटर सेल्स हैं उनमें जो डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो डीएनए के डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये हेल्प करता है। उसके बाद में जो मीजोसोम होता है, ये कई ऐसे इम्पोर्टेंट फंक्शन करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का काम करता है, ये आपको पता है। अब देखिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है प्रोकैरियोट सेल के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम ये करता है प्रोकैरियोट के अंदर। वहीं अगर हम बात करें कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर, जैसे कि हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, उसके अंदर भी इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन से इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसे हम कहते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर जो बनते हैं हमें हमारे, इसे कहते हैं हम फोटोसिंथेटिक लेमिली। फोटोसिंथेटिक लेमिली, या फिर एक और नाम होता है क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर एक और नाम होता है। या तो फोटोसिंथेटिक लेमिली होता है, या फिर क्रोमेटोफोर अलग नाम होता है। और ये जो होता है क्रोमेटोफोर, ये जनरली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्रोमेटोफोर पाया जाता है, और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जिससे इसकी बैक्टीरिया ऑटोट्रोप्स हो पाते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑटोट्रोपिक भी होता है और हेट्रोट्रोपिक भी होता है।
तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, तो पहले इस डायग्राम को अच्छे से देख लो आप। इस तरह का किसी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर? अब देखिए, अब इस डायग्राम को हम रफ करते हैं। देखिए, जो बैक्टीरिया है उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो ऑटोट्रोपिक भी होता है और हेट्रोट्रोपिक भी होता है। क्लियर? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया के अंदर ऑटोट्रोपिक भी होता है, हेट्रोट्रोपिक भी होता है। ऑटोट्रोपिक के अंदर फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। वहीं अगर हम बात करें हेट्रोट्रोपिक के अंदर, तो हेट्रोट्रोपिक के अंदर सिम्बायोटिक भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं और सैप्रोफाइट भी होते हैं। तो न्यूट्रिशन जो होता है वो दो तरह का होता है, ऑटोट्रोपिक भी, हेट्रोट्रोपिक भी। ऑटोट्रोपिक के अंदर फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक दोनों आते हैं। हेट्रोट्रोपिक के अंदर सिम्बायोटिक, पैरासाइट और सैप्रोफाइट तीनों तरह के बैक्टीरियाज आते हैं। क्लियर? फोटोसिंथेटिक में जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, जिसे साइनोबैक्टीरिया हम कहते हैं। कीमोसिंथेटिक के अंदर अधिकतर वो बैक्टीरिया आते हैं जो रिसाइकलिंग का काम करते हैं, रिसाइकलिंग करने वाले बैक्टीरिया। रिसाइकलिंग यानी कि हम बात करते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें जैसे आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया, N2 फिक्सेशन जो करते हैं, सल्फर फिक्सेशन जो करते हैं, फॉस्फोरस फिक्सेशन जो करते हैं, आयरन का फिक्सेशन जो करते हैं, वो सभी बैक्टीरिया यानी कि जो रिसाइकलिंग का काम करते हैं वो बैक्टीरिया आपके कीमोसिंथेटिक में आते हैं। सिम्बायोटिक का आपको पता है, कुछ बैक्टीरिया सिम्बायोटिक की तरह रहते हैं तो सिम्बायोटिक हो सकते हैं। पैरासाइट जो डिसीज काज करते हैं, कुछ जो सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं। सेप्रोफाइट्स यानी कि डेड एंड डीके मैटर्स पर ये आगे डेड एंड डीके मैटर्स पर ग्रो होते हैं। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, तो ये आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो बहुत ही डाइवर्स नेचर का होता है बैक्टीरिया के अंदर। बहुत ही डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, ये आपको ध्यान देना है। ठीक? अगली चीज आपको ये याद रखना है कि बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेसिस पर जनरली बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। पहला होता है कोकस, दूसरा होता है बैसिलस, तीसरा होता है विब्रियो और चौथा होता है स्पाइरलम। कोकस यानी कि इनका शेप जो होता है वो स्फेरिकल होगा। जो बैसिलस होते हैं इनका शेप होता है रोड शेप का।
जो विब्रियो होंगे इनका शेप होगा कोमा शेप का, और जो स्पाइरलम होगा इनका शेप होगा स्पाइरल शेप का। क्लियर? तो जनरली बैक्टीरिया शेप के बेसिस पर 4 टाइप्स के होते हैं। इन 4 टाइप्स के अलावा कोई दूसरे टाइप्स का बैक्टीरिया नहीं होता है। अगर हाँ स्फेरिकल में हो सकता है, अगर स्फेरिकल में इस तरह का स्फेरिकल होगा तो इसे स्फेरिकल कहेंगे, यानी कि कोकस कहेंगे बैक्टीरिया को। अगर इस तरह की एक लंबी चेन है तो उसे स्ट्रेप्टोकोकस कहेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस कहेंगे। इस तरह के अगर 2 है तो उसे डिप्लोकोकस कहेंगे। अगर इस तरह के 4 है तो उसे टेट्राकोकस कहेंगे। अगर इस तरह की एक गुच्छे हैं पूरे के पूरे तो इसे स्टेफाइलोकोकस कहेंगे। तो इस तरह के शेप हो सकते हैं बैक्टीरियाज के इसमें। क्लियर? तो ये आपको ध्यान देना है चीज़ों को। बैक्टीरिया जो होते हैं, क्योंकि एक प्रोकैरियोट सेल है, तो प्रोकैरियोट सेल जनरली शेप के में अगर हम बात करें तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि हम इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। इनको हम कैसे देख सकते हैं? जनरली माइक्रोस्कोप की हेल्प से, इसलिए इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक, ये बैक्टीरियाज जो होते हैं ये शेप में कैसे होते हैं? स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर देन यूकैरियोट्स, यानी कि यूकैरियोट सेल से छोटे होते हैं प्रोकैरियोट्स। बट ये क्या होते हैं? दे आर जनरली स्मॉलर होते हैं यूकैरियोट से। दे आर मल्टीप्लाई फास्टर। ये आपको एक पॉइंट याद रखना है। जनरली ये स्मॉलर होते हैं यूकैरियोट से, पर अगर हम बात करें इनके मल्टीप्लिकेशन के, इनके डिवीज़न की, तो ये जो होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड करते हैं यूकैरियोट के सेल्स से, यानी कि प्रोकैरियोट ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड करते हैं यूकैरियोट की कंपैरिजन में। ये आपको अच्छे से पॉइंट याद रखना है। क्लियर? ये ध्यान आपको देखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि अधिकतर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, यानी कि अधिकतर बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे होते हैं? हेट्रोट्रोपिक होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्ट यानी कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रोपिक होते हैं, यानी कि दूसरे पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। अब जो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं वो जनरली ह्यूमन वेलफेयर में यूज़ होते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ह्यूमन वेलफेयर में यूज़ होने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जैसे कि मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन जो करता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करता है। ठीक, लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी हम कहते हैं। तो ये क्या है? एक हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया है। तो इस तरह से ये ह्यूमन वेलफेयर में यूज़ हो रहा है। जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया और होते हैं ह्यूमन वेलफेयर के अंदर यूज़, तो ये सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं? हेट्रोट्रोपिक नेचर के होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। ओके, तो इस लेक्चर में हम बैक्टीरिया में इतना ही देखते हैं। बाकी जो बैक्टीरिया का कुछ बचा हुआ पोर्शन है वो हम फिर बाद वाले लेक्चर में देख लेंगे। क्लियर? तो ओके, थैंक यू। इतने आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और लाइक ज़रूर करके जाए वीडियो को। ओके, थैंक यू।